नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। आरती शर्मा अपनी दीदी के मृत्यु के बाद पुश्तैनी खेतों में लौटी है, जहाँ हर रात खेतों में अजीब आवाजें और डरावनापन सताने लगा है, सबको परेशान करता है। दीदी की पुरानी चेतावनी और गांव वालों की रहस्यमयी खामोशी उससे और डरा देती है। एक रात वो सच जानने के लिए खेत में जाती है, जहां उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। जब वो किसी तरह भागकर घर आती है तो पता चलता है कि वो पुतला सिर्फ एक डरावनी चीज नहीं बल्कि किसी रहस्य का दरवाजा है। कहानी का अंत तब तक और भी खौफनाक हो जाता है जब वही पुतला उसके घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जैसे अब उसकी असली कहानी शुरू होने वाली हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं आरती शर्मा 24 साल की अपनी दीदी के मृत्यु के बाद अपनी पुश्तैनी खेत पर लौट आई थी। भूलगढ़ हिमाचल का एक छोटा सा गांव, जहां मेरी बचपन की बहुत सारी यादें बसी है। गांव की वही मिट्टी, वही खेत खलियान, वही पुराना कच्चा घर, अब सब कुछ अजीब सा लगने लगा था। दीदी के बिना ये जगह सुनसान लग रही थी, लेकिन असली अजीब चीज़ तो रात होते ही शुरू होती थी। हर रात जब मैं अपने कमरे में अकेली होती तो खेत में धीमी धीमी फुसफुसाने की आवाज़ आती, जैसे कई लोग धीरे धीरे बात कर रहे हो। पहले लगा कि शायद हवा की सरसराहट होगी, पर आवाज़ कभी कभी इतनी साफ होती कि अलग अलग शब्द सुनाई देते। एक रात मैंने हिम्मत करके खिड़की के पास गई और बाहर झांका। दूर दूर तक फैले सुनहरे गेहूं के खेत शांत खड़े थे, पर उन खेतों के बीच जो डरावना दिखने वाला था वो था पुतला, बांस का पुतला। वो हल्का सा हिल रहा था, हवा तो चल ही नहीं रही थी, फिर भी वो हिल रहा था। मुझे याद आया, बचपन में दीदी कहती थी कि ये डराने के लिए नहीं बल्कि हमारी हिफाजत के लिए है, लेकिन ये खुद ही हिल कैसे सकता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन मैंने गांव के कुछ बुजुर्ग से इस बारे में बात की। उन्होंने बस एक दूसरे की ओर देखा और चुप्पी साध ली। एक बूढ़ी औरत जिसका नाम कमला था, उसने धीमे से कहा, शाम होते ही घर में रहना बेटा, खेतों की बात खेतों में ही रहने दो। उसकी बातों ने मेरे मन में डर भर दिया, पर मैं जिद्दी थी। मैंने ठान लिया था कि अगली रात खुद खेत में जाकर देखूंगी। जब रात हुई तो मैंने मोबाइल की टॉर्च ली और बाहर निकल गई। अजीब सन्नाटा, चांदनी जमीन पर सफेद चादर बिछा रही थी और खेत अनजान परछाई से भरी हुई एक अलग दुनिया लग रही थी। मैंने धीरे धीरे खेत की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैं उस पुतले के करीब पहुंचा, हवा तेज चलने लगी। गेहूं के पौधे ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उनके बीच छिपा हो और धीरे धीरे रेंग रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी मेरे ठीक पीछे किसी ने मेरा नाम पुकारा, आरती। आवाज़ इतनी धीमी थी कि वो हवा का हिस्सा लग रही थी, मगर वो नाम मेरा ही था। मैं तेजी से मुड़ी, पर पीछे कोई नहीं था। फिर अचानक वो पुतला मेरी आंखों के सामने हिलने लगा।
मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर मेरे पैर जैसे ज़मीन में धंस गए थे। मेरे गले से चीख नहीं निकल रही थी और फिर वो पुतला धीरे धीरे मेरी ओर झुकने लगा। सूखी घास और बांस की टहनियाँ चरमराने लगी, जैसे कोई अंदर उसे तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मेरी सांसें थम गई क्योंकि रात के तकरीबन 2 बजे होंगे। आसमान में बादल घिरने लगे थे और ठंडी हवा चल रही थी, पर मेरे माथे से पसीना बह रहा था। मैं पीछे हटने लगी पर मेरे कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। मुझे अचानक अपने बचपन की वो रात याद आई जब मैं इसी खेत में दीदी के साथ आई थी। दीदी ने मेरी कलाई जोर से पकड़ रखी थी। बच्ची, कभी रात के वक्त खेत में मत आना, यहाँ कई आवाज़ें हैं जो तुम्हें अपनी ओर खींच सकती है। तब मैं हंसी में बात टाल देती थी, पर आज महसूस हुआ कि उन बातों में सच्चाई थी। अचानक मेरे ठीक सामने सूखी मिट्टी में गीली लकीरें बनने लगी, जैसे किसी ने अभी अभी वहाँ पैर रखे हो। मगर वो कौन था? मुझे तो कोई दिखा नहीं। फिर किसी ने मेरे दाएं कान के पास धीरे से कुछ फुसफुसाया, तुम लौट के क्यों आई हो? ये सुनने के बाद मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। ये आवाज़ जानी पहचानी थी, पर मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी, पर मेरे पैर अब भी वहीं के वहीं जमे हुए थे। अचानक गेहूं के पौधे में जोर से सरसराहट हुई, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ उनके बीच दौड़ रहे हो, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। टॉर्च की रोशनी भी अजीब तरीके से धुंधली हो रही थी। अचानक मेरे घर की तरफ किसी ने पुकारा, आरती कहाँ हो? ये मेरे चाचा की आवाज़ थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर पीछे मुड़कर देखा और भागने लगी, खेत पार करते हुए, जैसे लगा कोई मेरे ठीक पीछे मेरे साथ साथ दौड़ रहा हो। उसकी सांस फूल रही थी, पर मैं रुकी नहीं। जैसे ही मैंने अपने घर के अंदर घुसी, दरवाज़ा जोर से अपने आप बंद हो गया। मेरे चाचा विनोद शर्मा दरवाजे के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता थी। तू खेत में गई थी? उन्होंने पूछा। मैंने कांपते हुए सिर हिलाया। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गए। घर के भीतर हल्का सा दिया जल रहा था। मेरी चाची सुनीता रसोई से बाहर आई और मुझे देखते ही घबरा गई। ये क्या कर रही है बाहर? तुझे पता भी है दीदी तुझे खेत में अकेले जाने से क्यों रोकती थी? मैंने कांपते हुए कहा। पुतला हिल रहा था। कोई खेत में था चाचा? आंखें अजीब तरीके से सिकुड़ी हुई। उन्होंने धीमे से कहा, वो सिर्फ पुतला नहीं है आरती। उसके शब्द अधूरे रह गए। तभी खिड़की के बाहर फिर से वही सरसराहट की आवाज़ आई और कोई दरवाजे को धीरे से खटखटाने लगा। रात के करीबन 2:30 बज चुके थे। बाहर ठंडी हवा बह रही थी और खिड़की के लकड़ी के पल्ले एक दूसरे से टकरा रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ जो खटखटाने की आवाज़ थी, जो दरवाजे पर लगातार हो रही थी। धीमी लेकिन लगातार चाची की दोनों की सांसें भारी हो गई थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और इशारे से चुप रहने को कहा। मेरी चाची, जो अब तक एक कोने में खड़ी थी, धीरे से दीवार के पास रखे लकड़ी के संदूक से कुछ निकालने लगी। उस सफ़ेद रंग की एक पुरानी चादर थी जो उन्होंने मेरी तरफ बढ़ा दी। इसे ओढ़ ले और जब तक हम कहे अपनी आंखें बंद रखना, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मैंने चुपचाप वो चादर पकड़ ली।
चाचा ने धीरे से दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। खटखटाने की आवाज़ बंद हो गई। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे बाहर कोई नहीं था। फिर कुछ भारी चीज खेतों की सूखी जमीन पर घसीटने की आवाज़ आई। मैंने अपनी जगह पर जमकर खड़े रहने की कोशिश की, पर मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। चाचा ने हल्के से दरवाजे की दराज से बाहर झांकने की कोशिश की। फिर अचानक वो 2 कदम पीछे हटे, जैसे कुछ ऐसा देख लिया हो जो उन्हें हिलाकर रख दिया था। दरवाज़ा मत खोलना, उन्होंने घुटी हुई आवाज़ में कहा। बाहर अब कोई हलचल नहीं थी। हवा पूरी तरह थम चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया एकदम ठहर गई हो। अचानक खिड़की के बाहर कुछ हिला। टॉर्च की हल्की रोशनी में मैंने देखा कि वो पुतला था, मगर अब वो खेत में नहीं बल्कि हमारे घर के ठीक सामने खड़ा था। उसकी टहनियाँ से मने हाथ जमीन तक लटके हुए थे और उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे वो हमें देख रहा हो। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। अचानक उसकी गर्दन अजीब तरीके से झुकी और एक खट खटाने की आवाज़ आई। चाची ने मेरी कलाई जोर से पकड़ ली। मत देख, उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मेरी नज़र उस डरावने पुतले से हट नहीं रही थी। तभी वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके पैर की कोई आवाज़ नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी के नीचे कुछ चल रहा हो। हर कदम पर जमीन कांप रही थी। मेरे कानों में अब वही फुसफुसाने की आवाज़ गूंजने लगी, वही जो मैंने खेत में सुनी थी, पर इस बार वो तेज थी, इतनी तेज कि लग रहा था जैसे कोई मेरे सिर के अंदर चीख रहा हो। तुम क्यों लौट आई? मेरा शरीर सुन पड़ने लगा, आंखों के सामने धुंध छाने लगी। मैंने चाचा और चाची की तरफ देखा, पर उनकी शक्ल भी धुंधली हो रही थी। मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैर जमीन में धंसने लगे हैं, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मेरी टांगों में अजीब सा झंझनाहट होने लगी, जैसे किसी ने नीचे से जकड़ लिया हो। मैंने घबरा कर नीचे देखा। मिट्टी में मेरी टांगों की उंगली के निशान उभर आए थे, जो धीरे धीरे गहरे होते जा रहे थे। मेरी सांस तेज हो गई। चाची ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और झटके से खींचा। आंखें बंद कर आरती, मत देख। पर मैं देखती रही। दरवाजे के ठीक सामने वो पुतला अब और भी पास आ गया था। उसकी टहनियाँ धीरे धीरे इंसानी उंगली में बदल रही थी, पतली, लंबी, सूखी और टेढ़ी मेढ़ी। उसकी गर्दन की हड्डी फिर से झटकी और वो सीधे मेरी तरफ देखने लगा। रात के करीबन 3 बज चुके थे। हवा फिर से तेज होने लगी थी, पर उसके साथ ही वो फुसफुसाने की गूंज आ रही थी। इस बार सिर्फ एक नहीं, कई आवाजें थी। तू लौट के क्यों आई है? तू लौट के क्यों आई है? बार बार हर दिशा में यही आवाज गूंज रही थी। मेरी धड़कन तेज हो गई। चाचा ने हाथ बढ़ाया और पास रखे लोहे की रोड को उठा लिया। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, पर वो खुद को मजबूत बनाए हुए थे। जो भी हो, अब अंदर नहीं आ सकता। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। चाचा ने जल्दी से लकड़ी के संदूक के अंदर से एक पुरानी सफेद रस्सी निकाली और उसे दरवाजे के हैंडल पर लपेट दिया। जब तक ये बंद ही है, ये अंदर नहीं आ सकता, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने डर से दरवाजे के नीचे झांका। पुतले की छाया अब और बड़ी हो गई थी, जैसे वो अब पहले से ज्यादा ऊंचा हो गया हो। उसके पैर के नीचे जमीन काली पड़ रही थी, जैसे कि वो मिट्टी जल रही हो। फिर अचानक दरवाजा जोर से धड़ाम से हिला। अंदर रखी हर चीज झनझना उठी। चाची ने जल्दी से मुझे पीछे धकेला। पीछे हटने पर मैं हिल नहीं पा रही थी। मेरी टांग सुन्ने हो गई थी।
मेरी आंखें अब भी उस छाया पर टिकी थी जो दरवाजे के पीछे हिल रही थी। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी रूह तक जमा दी। दरवाजे के नीचे की दरार से कुछ हल्का सा सरका वो एक कपड़े का टुकड़ा। मैं उसे पहचानती थी। वो मेरी दीदी की पुरानी चुन्नी थी जो उन्होंने हमेशा अपने सिर पर बांध रखी थी। पर वो कैसे? मेरी धड़कन जहां रुक गई, चाचा चाची ने भी उसे देख लिया था। उनकी आंखों में भय था, डर था। पर इससे पहले कि वो कुछ कहे, क्या कुछ बोलते, दरवाजे के बाहर से एक औरत की धीमी सी टूटी फूटी आवाज आई। आरती, बच्ची, दरवाजा खोल, मैं तेरी दीदी हूँ। पर मेरी दीदी को मरे हुए तो सालों हो चुका था। मैं पूरी तरह कांपने लगी। आरती, बच्ची, दरवाजा खोलो, ये दीदी की आवाज़ थी, पर मेरी दीदी तो मर चुकी थी। मैं पूरी तरह कांपने लगी। मेरे आँखों के सामने दरवाजे के नीचे से सरकती हुई उसकी चुनरी पर जा टिकी, जो हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे रखा हो। बाहर से फिर आवाज़ आई, आरती, बच्ची, दरवाज़ा खोलो। गला सूख चुका था, शरीर में जैसे सारा खून कोई निचोड़ कर पी गया हो। चाचा और चाची दोनों सांस रोके खड़े थे। चाचा ने हाथ में अब भी लोहे की रोड ले रखी थी, लेकिन वो भी हिल नहीं पा रहे थे। घड़ी की सुई 3:15 का समय दिखा रही थी। वो अजीब सन्नाटा, लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक अजीब सी गूंज थी। हवा में सरसराहट नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी आवाज़ें आसपास मंडरा रही हो। ये दीदी नहीं थी, चाची की घुटी हुई आवाज़ निकली। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। चाचा ने एक लंबी सांस ली और इशारे से मुझे और पीछे हटने को कहा। मैं धीरे धीरे पीछे सरकी, पर मेरी नज़र दरवाजे से हट नहीं रही थी। फिर अचानक खिड़की के शीशे पर कुछ पड़ा। हम सब का ध्यान खिड़की की तरफ गया। मैंने जैसे ही उधर देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। खिड़की के शीशे पर किसी ने 5 लंबे काले निशान खरोच डाले थे, जैसे किसी ने नुकीली नाखून से खरोंचा हो। मेरी सांसें अटक गई। चाचा तेजी से आगे बढ़े और खिड़की के पास रखी जलती हुई लालटेन उठा ली। उन्होंने उसकी लो तेज कर दी और धीमे स्वर में कुछ बुदबुदाने लगे। चाचा ने मेरी कलाई जोर से पकड़ ली। उनका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। बाहर अब दीदी की आवाज़ नहीं आ रही थी, पर दरवाजे के नीचे सरकती चुनरी धीरे धीरे वापस खींचने लगी। मेरी आंखों के सामने वो कपड़ा धीरे धीरे बाहर चला गया और दरवाजे के पीछे से वही गहरी डरावनी खामोशी छा गई। चाचा ने मेरी तरफ देखा और बेहद धीमे स्वर में कहा, आरती, तुम्हें खेत में कुछ हुआ था? उनका सवाल अजीब था, पर उस पल मेरे दिमाग में बस एक ही तस्वीर उभर आई। वो पुतला मैंने कांपते हुए देखा। मैंने सिर हिलाया। मैंने उसे करीब से देखा था। इतना कहते ही चाचा का चेहरा और सख्त हो गया। उन्होंने चाची की तरफ देखा और कहा, इसे जमीन पर लेटा दो। अभी चाची ने बिना सवाल के मेरी कलाई खींची और मुझे जमीन पर बैठा दिया। मेरा दिमाग शून्य था। मेरे कान अब भी बाहर की आवाज़ें सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। ना हवा की सरसराहट, ना कोई खटखटाने की आवाज़ और ना ही कोई फुसफुसाने की आवाज़। फिर अचानक खिड़की का शीशा जोर से दहक गया। शीशे में दरार फैल गई और उसके पार मुझे कुछ दिखने लगा। पुतला इस बार वो कैसा नहीं था जैसा खेत में देखा था, वैसा बिल्कुल नहीं था। अब उसकी आंखों के गड्ढे में कुछ गहरे लाल धब्बे टपक रहे थे। उसकी सूखी टहनी जैसी उंगली और लंबी हो रही हो। उसकी गर्दन असामान्य रूप से टेढ़ी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे घूर रहा हो। और फिर उसने हिलना शुरू किया, धीरे धीरे रुक रुक कर, जैसे कोई जमीन पर घसीट रहा हो।
उसकी गर्दन एक झटके में मैंने सीधी होती हुई देखी और उसने अपने टेढ़े हाथ खिड़की पर रख दिए। तू लौट क्यों आई है? वो आवाज़, वही शब्द, लेकिन इस बार ये आवाज़ हवा में नहीं थी, ये मेरे कानों के अंदर थी। मेरे सिर में ये आवाज़ गूंज रही थी, तू लौट कर क्यों आई है? तू लौट कर क्यों आई है? तू लौट कर क्यों आई है? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, पर अब भी वो सब मेरे अंदर घूम रहे थे। शरीर जैसे बेजान हो गया था। चाची जोर से कुछ बोल रही थी, पर उनकी आवाज़ मुंह तक नहीं पहुंची। और फिर दरवाज़ा अचानक खुलने लगा। दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराने लगा। हैंडल अपने आप नीचे दब रहा था। चाचा ने तुरंत रोड कसकर पकड़ ली और पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देकर बंद करने की कोशिश की, पर वो चीज़ जो भी थी वो अंदर आने की कोशिश कर रही थी। चाची ने मेरी कलाई जोर से पकड़ ली। उनका हाथ बहुत ठंडा था और कांप भी रहा था। महसूस हो रहा था, आरती आंखें मत खोलना, चाची ने घबरा कर कहा। पर मैं देख रही थी दरवाजे और फर्श के बीच जो हल्की सी दरार थी, वहां से बाहर की परछाई दिख रही थी और वो परछाई अब इंसानी परछाई नहीं लग रही थी। क्या था वो? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत लंबी थी, बहुत लंबी, और हिल रही थी जैसे कोई बहुत ऊंचे टेढ़े मेढ़े शरीर दरवाजे के सामने खड़ा हो। घड़ी की सुई 3:30 पर पहुंच चुकी थी। खिड़की के बाहर भी हलचल हुई। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, वो पुतला अब और करीब आ चुका था। उसकी आंखों से गहरे लाल रंग की बूंदें जमीन पर गिर रही थी और उसका शरीर अजीब तरीके से ढका हुआ था, जैसे वो अब पूरी तरह इंसानी आकार में ढलने वाला हो। तू लौटकर क्यों आई है? ये आवाज़ केवल मेरे सिर में नहीं बल्कि पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई एक साथ लोग फुसफुसा रहे हो, बहुत धीरे धीरे मगर बहुत नज़दीकी से। चाचा ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया और चिल्लाया, तू यहाँ कुछ छोड़ के गई थी क्या? याद कर या आरती, याद कर, शायद कुछ छोड़ के गई हो। मैं घबरा गई। क्या मेरी आवाज़ कांप रही थी? कुछ तो था जो खेत में रह गया था, कोई चीज़ जो तेरी थी जो अब उसे खींच रही है। दोस्तों, ये सारी घटना तब शुरू हुई जब आरती के पास जो चूड़ी थी जो उसकी दीदी ने दी थी, वो चूड़ी उस पुतले के पास गिर गई थी। आगे की कहानी सुनने के लिए आप सब कमेंट में पार्ट 2 लिखें। मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा।